गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि भाई नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, तो वे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जीवों को अपन 3 भागों में पढ़ा था। पहला पढ़ा था अमोनोटेलिक, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक। फिर लास्ट पढ़ा था अपने जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक। ये अपन ने लास्ट क्लास में इनके बारे में बात की थी कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे उसे अमोनोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उसे यूरिकोटेलिक कहेंगे। इसके आधार पर अपन इनकी परिभाषा होगी। आज अपन पढ़ेंगे अपने उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि भाई मानव उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है, इसकी क्या संरचना है, इसकी बात करेंगे। तो आज की क्लास रहेगी अपने मानव उत्सर्जन तंत्र कि मानव का उत्सर्जन तंत्र है तो किन से मिलकर बना होता है, कैसा इसका रंग होता है, कैसा इसका आकार होता है, शरीर में ये कहाँ पाया जाता है। अपन पढ़ा था मुख्य उत्सर्जन अंग का कार्य करता है आपके वृक्क या किडनी कार्य करती है, तो इसकी बात करेंगे। तो अपनी हेडिंग रहेगी आज की मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसकी बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो सुनिए इसके बारे में कि भाई मानव उत्सर्जन तंत्र है वो आपके क्या करता है, शरीर के तरल अपशिष्टों को क्या कर एकत्रित कर उनका निष्कासन करता है। ये क्या कार्य करता है, तरल अपशिष्टों का, ध्यान रखेंगे, तरल अपशिष्टों को एकत्रित इकट्ठा करना, एकत्रित कर उनका निष्कासन या शरीर से बाहर निकालना, उनका निष्कासन। ठीक है कि भाई उत्सर्जन तंत्र का मतलब ये नहीं कि ठोस अपशिष्ट, सिर्फ तरल अपशिष्ट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तरल मतलब जो चीज़ बहती हो उसे तरल कहते हैं। तो तरल अपशिष्टों को एकत्रित कर उनका निष्कासन क्या कहलाता है, मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर किया जाता है। अब निष्कासन मतलब होता है शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब इस तंत्र में जो अपना उत्सर्जन तंत्र, इसके लिए क्या है, 2 वृक्क मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं। 2 तो आपके क्या होती है, वृक्क, इंग्लिश में कहते हैं किडनी। ठीक है, 2 वृक्क, ठीक है, ये कहा जाता है किडनी। उसके अलावा आपके इसमें एक मूत्राशय पाया जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सा अंग आता है उनकी बात करें। एक मूत्राशय होता है, 2 मूत्र वाहिनियां होती है, 2 मूत्र वाहिनियां होती है। ठीक है, और एक क्या पाया जाता है आपके मूत्र मार्ग होता है। ये अपने मानव शरीर के अंदर जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसके कुछ मुख्य भाग हैं। इन सभी से मिलकर क्या होता है, मानव का आपके उत्सर्जन तंत्र बना होता है। तो अपन इसमें पहले वृक्क की बात करेंगे, किडनीज की बात करेंगे, फिर मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, सभी की बात करेंगे कि भाई क्या पाए जाते हैं, इनकी क्या संरचनाएं होती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो आपके कि मूत्र मार्ग ये सभी हो गए, इनके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वृक्क या किडनी के बारे में, इसकी संरचना पढ़ेंगे। देखिए अब आप कि भाई वृक्क या किडनी की बात करते हैं। क्या होता है कि यह है मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। क्या है, मुख्य उत्सर्जन अंग है। ठीक है, दूसरी चीज की बात करते हैं, अभी इसका डायग्राम भी बनाएंगे अपन। ये शरीर से करीब कितना आपके 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। लगभग पुरानी 75 से 80% जो तरल अपशिष्ट है उनको बाहर निकाल देता है। तरल अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकलता है। अपने जैसे यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया तरल मांग है तो ये यूरिया का उत्सर्जन करेगा मुख्य रूप से। तो उसके अलावा देखिए कि क्या करता है, साथ ही क्या अपशिष्ट पदार्थ शरीर में स्रावित समस्त रसों का भी नियंत्रण रखता है। कि भाई शरीर में जो अपशिष्ट आपके रस है, चाहे वो आपके अग्नाशय रस हो, चाहे आपके पित्त रस हो, चाहे और कोई एंजाइम, सब रसों का क्या करता है, नियंत्रण भी रखता है। तो ये
शरीर में स्रावित सभी रसों का नियंत्रण करता है। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण भाग की बात करें कि भाई इसकी क्या संरचना है, इसकी क्या, आगे देखिए। अब देखिए इसकी आकृति है वो सेम, एक सेम पादप होता है, सेम सेम नहीं है, सेम अलग है, फलीदार पादप होता है। सेम के दानों कि वे सेम के जो दाने होते हैं उनकी आकृति के ये पाए जाते हैं और गहरे भूरे रंग के होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं। ठीक है साहब। अब ये तो हो गया इनका आकार कैसा होता है, रंग कैसा होता है। अभी डायग्राम बनाएंगे वो उसको समझ आ जाएगा सेम की आकृति क्या होती है। आज ज़्यादातर अपने कल क्लास में पढ़ा, देखो इसमें आप पढ़े आगे बढ़े, ये एक और सेम की आकृति देखेंगे, फिर अपन उसको बोलेंगे ज़्यादातर इससे मिलती जुलती संरचना की, तो अपन बोलेंगे किडनी शेप, मतलब किडनी के समान। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो ये उदरगुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे, कि उदरगुहा जो होती है पेट जो आगे आपके है उदरगुहा, ठीक है, कि उदरगुहा में पीठ की ओर, उदरगुहा में कहाँ पर, पीठ की ओर, तथा और कहाँ पर आमाशय के नीचे और केशरदंड के, आप केशरदंड रीढ़ की हड्डी जो होती है आपकी उसके दाएं और बाएं, कैसे रुख दंड के दाएं व बाएं ओर, दो होते हैं ना, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ पाए जाते हैं। तो ये तो होगी इनकी स्थिति कि वे कहाँ पाए जाते हैं। तो उदरगुहा वाला पेट गुहा वहाँ पे पीठ की ओर, मतलब जो पीछे पीठ होती है उस तरफ, आमाशय मतलब आमाशय के नीचे और केशरदंड के दाएं बाएं, अपने से कह सकते हैं सिंपल सी, जहाँ आप जींस पैंट बांधते हैं वो एक प्रकार की संरचना वहाँ पे ये पाई जाती है। इसके अलावा बात करें इसमें कि भाई और कुछ महत्वपूर्ण देखो तथ्य की बात करते हैं। अब देखिए आप इसमें आगे कि भाई वृक्क के मध्य सतह पर, ठीक है, कि अभी वृक्क का डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे अभी कि जो वृक्क होता है कि मध्य भाग या मध्य सतह, ठीक है, मध्य सतह पर क्या होता है आपके एक खांच के खड्डा के एक ही बात है, एक खांच पाई जाती है जिसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहा जाता है। तो हाइलम क्या हो गया, वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच एक खड्डा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, हाइलम। ठीक है, अभी हाइलम के बारे में आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। हाइलम क्या होता है, सिंपल सा बनाऊं दो, ये आपके किडनी शेप कुछ इस प्रकार का होता है, एक वृक्क की संरचना बनाए और यहाँ से आपकी बहुत सारी ऐसे आपकी ये सिराएँ धमनियाँ निकलती, तो ये जो यहाँ पे बीच में खड्डा बनता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। तो ये डायग्राम भी अपन आगे पढ़ेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपन मानव श्वसन तंत्र का भी चित्र बनाएंगे, फिर अपन वृक्क की भी संरचना पढ़ेंगे, उसमें जो जो भाग पाए जाते हैं उसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। अब क्या है कि मूत्र नलिका, तंत्रिका व रक्त वाहिनियाँ हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है। कि भाई हाइलम से क्या क्या चीज़ें निकलती है, हाइलम से देखिए मूत्र नलिका, उसके अलावा आपके तंत्रिकाएं, उसके अलावा आपके रक्त वाहिनियां, कहाँ से निकलती है, हाइलम से होकर गुजरती है। ठीक है, हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है, हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है। अब देखिए हाइलम के भीतरी भाग में क्या होता है, कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। कि भाई इसमें क्या पाई जाती है, कीप के आकार की। कीप की आकृति आप जानते हैं ना, कुछ इस प्रकार की होती है। कीप होता है ना, जब छोटे छिद्र में अपन को कुछ डालना होता है तो इस प्रकार की कीप काम में लेते हैं, इस प्रकार से। तो ये कीप की नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, आपके वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वृक्कीय श्रोणी। तो याद रखेंगे, ठीक है,
इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, आगे डायग्राम के साथ समझेंगे। तो अपना नया वर्ड क्या आया, वृक्कीय श्रोणी। वृक्कीय श्रोणी इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विस, याद रखेंगे, पेल्विस ही याद रखेंगे। वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस हो गया कि इसमें क्या है, कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। कहाँ पे, हाइलम के भीतरी भाग में। ये कहाँ पाई जाती है, हाइलम के भीतरी भाग में। हाइलम के भीतरी भाग में। उसके बाद है कि कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट बात करते हैं कि जो आपके वृक्क होता है इसके दो भाग होते हैं। प्रत्येक वृक्क के कितने भाग होते हैं, कि वृक्क के कितने भाग, दो भाग। ठीक है, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, दो, कि जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग, और एक होता है आपके भीतरी भाग या आंतरिक भाग। बाहरी भाग को कहा जाता है वल्कुट। क्या कहते हैं, वल्कुट। ये इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स, इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, कॉर्टेक्स। और भीतरी भाग होता है जिसे कहते हैं मध्यांश या मेडुला, ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वर्ड मेडुला। कि भाई प्रत्येक जो वृक्क है इसके दो भाग होते हैं। बाहर वाले भाग को अपन वल्कुट कहते हैं और मध्य वाले भाग को मध्यांश या आपके मेडुला कहा जाता है। ये हो गई इसकी कुछ रचना। क्या पढ़ा कि भाई वृक्क के मध्य भाग पे खांच पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, आपके हाइलम कहते हैं। हाइलम से ही मूत्र नलिका, तंत्रिका, रक्तवाहिनी हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है। और हाइलम के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग और भीतरी भाग या आंतरिक भाग। बाहरी भाग जिसे बोलते हैं वल्कुट, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टेक्स। मध्य भाग जो होता है उसे बोलते हैं मध्यांश या मेडुला कहा जाता है। ये हो गई वृक्क की संरचना। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक जो वृक्क होता है, अपने शरीर में दो वृक्क होते हैं, उसमें कई लाख, ठीक है, कम से कम 10 से 12 लाख क्या पाई जाती है, आपके उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बनी एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, वृक्काणु। क्या कहा जाता है, वृक्काणु। देखिए इसको अलग से लिख लेते हैं, चलिए। ठीक है, देख लीजिए कि वे प्रत्येक वृक्क में कई लाख लगभग 10 से 12 लाख, कई लाख उत्सर्जन इकाइयों, कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है आपके, जिसे क्या कहा जाता है, वृक्काणु, या इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रॉन। आप इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, नेफ्रॉन। ठीक है, तो अपन कैसे ऐसे कह सकते हैं कि भाई आपके मानव के जो उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, जैसे अपने शरीर की इकाई क्या, कोशिका, फेफड़ों की इकाई क्या, कुपिका। ठीक है, उसी प्रकार से वृक्क की इकाई क्या, वृक्काणु या नेफ्रॉन। और प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे कि वो जो नेफ्रॉन होता है इसमें मुख्य रूप से दो भाग पाए जाते हैं नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन क्या है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर वृक्क का निर्माण करते हैं। बहुत सारे मतलब कई लाखों, तो कम से कम 10 से 12 लाख, एक अनुमान के अकॉर्डिंग। तो जो नेफ्रॉन है इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग है जिसे पढ़ेंगे अभी, बोमन संपुट, या ऐसे बोलते हैं बोमेन संपुट। और दूसरा जो भाग है वो आपके है वृक्क नलिका। ठीक है, दूसरा कौन सा भाग है आपके, वृक्क नलिका। बोमेन संपुट को तो बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड देखें इनका, बोमन्स कैप्सूल। और वृक्क नलिका को कहा जाता है रेनल ट्यूबुलाई, रेनल ट्यूबुलाई। ठीक है, ये हो गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र है
जैसे वृक्क है, इसकी इकाई क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। कि एक वृक्क जो होता है उसमें बहुत सारे उत्सर्जन इकाइयाँ, जिन्हें मुख्य उत्सर्जन इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन ही उत्सर्जन का कार्य करता है। अब देखिए, ये पढ़ने से पहले अभी अपन पहले मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हैं, उसके बाद अपन वृक्क की संरचना बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाते हैं, उसमें अपन जो अभी तो पढ़ा रिप्रेजेंट करेंगे, वृक्क में जो पढ़ा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चित्र जो है आपके एग्जाम, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, आपके फिक्स है, इस बार भी आया था और आपके भी आएगा। ठीक है, देखिए बनाते हैं। सबसे पहले आप ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसकी अपन संरचना बना रहे हैं। और ये जो अपन बना रहे हैं, ये वृक्कीय शिरा और अधिवृक्क ग्रंथि आपकी क्या वृक्कीय शिराएं पाई जाती है, जो आपके वृक्क में अशुद्ध रुधिर लाने का कार्य करती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। और नीचे ये मूत्राशय पाया जाता है, जहाँ पे ये सभी मूत्र वाहिनी आके जुड़ती है, जो आपके मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर खुलता है। और ये आपके इसकी कुछ रचना हो गई आपके। ब्राउन कलर होता है अपना, ब्राउन तो नहीं है, ब्लैक जैसा कुछ रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। अब इसका नामांकन कर लेते हैं अपन कि भाई क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, यहाँ पे कैपनुमा स्ट्रक्चर जो ऐसे पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, ये अधिवृक्क पाई जाती है यहाँ पे। उसके बाद ये क्या आपके दायां वृक्क है, ठीक है। ये आपके मूत्र वाहिनी है, 2 पाई, एक इधर एक इधर। उसके बाद ये मूत्राशय है,
इसके अलावा ये नीचे मूत्र मार्ग होता है, जो एक होता है जिसके द्वारा मूत्र जो होता है सही से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद अपन बात करें, ये जो अपन बनाई ये वृक्कीय शिरा है, जो आपके वृक्क में अशुद्ध रुधिर लाने का कार्य करती है। ठीक है, ये आपका बायां वृक्क हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि इसके अंदर नीचे से वापस यहाँ से क्या होती है, आपके वृक्कीय धमनी जुड़ी होती है, जो शुद्ध रुधिर जो है उसको रुधिर को साफ करने का कार्य करती है। महाशिरा भी पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, जो आपके क्या करती है, अशुद्ध रुधिर लाने का कार्य करती है। फिर पृष्ठीय महाधमनी भी पाई जाती है, नीचे की साइड में होता है, इनके नीचे पाई जाती है पृष्ठीय महाधमनी, जो शुद्ध रुधिर का आपके क्या करती है, प्रवाह करती है। और यहाँ पे मूत्राशय अवरोधनी होती है, मूत्राशय अवरोधनी, जो मूत्र कब त्यागना है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, ये आपके वृक्क की कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं हो गई। ठीक है, ये देखिए आपके वृक्कीय जो शिरा है वो इस प्रकार, या वृक्कीय शिरा हो गई। ठीक है, इसके नीचे जस्ट वृक्कीय धमनी हो गई, और ये एक आपके महाशिरा हो गई, एक पृष्ठ महाधमनी हो गई। महास्वर कम लोग शुद्ध रुधिर लाने वाली। ठीक है, और पृष्ठीय महाधमनी जो शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है, महाशिरा शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। और ये ऊपर जो है से जुड़ी है वृक्कीय शिरा, और नीचे वृक्कीय धमनी। और ये आपके अधिवृक्क ग्रंथि, ये आपके मानव का क्या है, चित्र हमेशा ध्यान रखें जब भी चित्र पूरा जाए इसके नीचे लिखना है चित्र किसका है, तो लिखना है मानव का उत्सर्जन तंत्र। एग्जाम में आ जाता है मानव का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, तब ये बनाएंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, कि मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, ये उसकी उत्सर्जन तंत्र की क्या होगी, संरचना हो गई। अब अपन पढ़ेंगे वृक्क की संरचना, मतलब इस एक की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन पढ़ा के भी क्या होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं कि आपके सेम के बीच कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, सेम के बीच की आकृति का होता है, यहाँ एक खड्डा पाया जाता है, इसे अपन हाइलम कहते हैं। बीच वाले खड्डे को अपन क्या कहेंगे, ठीक है, पेल्विस कहते हैं। उसके बाद अपन पढ़ा था वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहर वाला भाग है, जो बाहर वाला भाग इसे बोलते हैं वलकुट। ये अंदर का जो भाग है उसे बोला जाता है मध्यांश मेडुला। ये मूत्राशय हो गया, सॉरी मूत्रवाहिनी हो गया, ये मूत्राशय हो गया। मूत्र आपने पढ़ा मूत्रवाहिनियाँ दो होती है, एक ये दो, मूत्राशय एक, मूत्र मार्ग एक, सभी एक हो गया। अब इसमें अपन पढ़ेंगे वृक्क की संरचना कि भाई ये कहाँ पाए जाते हैं, पेल्विस है, हाइलम, इनकी बात करेंगे। ठीक है, और ये अपने दोनों तरफ पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी दोनों तरफ, बीच में यहाँ पेट गुहा होती है, रीढ़ की हड्डी दोनों तरफ पाए जाते हैं, अमाशय के नीचे। ये इसकी स्थिति हो गई, ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये तो हो गया मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब अपन बात करते हैं वृक्क की कि भाई वृक्क जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, वृक्क जो है इसका अपन अब इसका सेक्शन कट पढ़ेंगे तीसरा का, इसका अपन डायग्राम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आंतरिक रूप से पाई जाती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मानव का उत्सर्जन तंत्र हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं, देखिए अब देखिए मानव के वृक्क की संरचना का अध्ययन करते हैं। एग्जाम में वृक्क की संरचना पूछे तो वृक्क की बनानी है, मानव उत्सर्जन तंत्र की पूछे तो मानव उत्सर्जन तंत्र की बनानी है। ऐसा नहीं है एक नहीं अलग है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में सभी भाग रिप्रेजेंट करेंगे अपन, जैसे मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, ये सभी। और वृक्क में सिर्फ वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। वृक्क मतलब ये ऊपर वाला भी मैंने बताया था, और एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है जो वृक्क के ऊपर होती है। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका क्या महत्व है। अब देखिए अपन बनाते हैं वृक्क के बारे में, बनाते हैं कि वृक्क क्या संरचना होती है। थोड़ा सा बड़ा बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, अब वृक्क की संरचना के बारे में बात करेंगे अपन के वृक्क जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, ऐसे क्या कितनी धमनियाँ, क्या शिरा, ठीक है, सब की बात करने वाले हैं।
ये कुछ केशिकाओं का जैसे जाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे जाके ये आपके कुछ ऐसे ब्रांचेज के अंदर बढ़ जाती है, जैसे आगे और संरचनाएं विकसित होती है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। ये अपन मानव के वृक्क की संरचना बना रहे हैं कि मानव का जो वृक्क है वो किस प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाए। आपको इतना डीप नहीं है कि इसमें इतनी डिटेल्स नहीं दे रखी है, फिर भी अपन को थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्स इसकी। कि भी अपन इसके बारे में अभी डिटेल पढ़नी पड़ेगी इसके। देखिए इसमें अपन इसकी महत्वपूर्ण संरचना की बात करते हैं कि भाई इसमें ये संरचना हो गई। अब देखिए कि इसमें ये पूरी इसमें ये कनेक्टेड होती है, ये ऐसे। ये आपके मानव के देखो वृक्क की संरचना पढ़ रहे हैं, बहुत ही जटिल संरचना होती है, इजी संरचना नहीं होती इतनी जितनी आप सोच रहे हैं, ठीक है।
ये अब देखिए इसका नामांकन कर लेते हैं अपन। ये आपके वृक्क की संरचना बन के तैयार हो गई कि वृक्क क्या होता है, मानव का वृक्क। अब देखिए इसका नामांकन देखिए आप। अब इसमें क्या होता है, अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त प्रवेश करता है। और ये जो आपके बीच वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, जो हरे रंग का आपके ये खड्डा जो है बीच का वाला, ये क्या है, हाइलम। उसके बाद बात करते हैं कि शुद्ध रुधिर है जो आपके ये जो बना रखा है ब्लैक कलर से, इसे शुद्ध रुधिर प्रवेश करता है अपने शरीर में, शुद्ध रक्त। और ये आपके मूत्रवाहिनी, और इधर बनाए तो ये आपके क्या जो बनाए इसे बोलते हैं मध्यांश पिरामिड, मध्यांश पिरामिड। इस प्रकार से संरचना हो गई, मध्यांश पिरामिड हो गई। फिर ये वृक्क आवरण हो गया, वृक्क का आवरण। उसके बाद आपके ये बाहरी भाग जो बना हुआ रेड, ये वल्कुट हो गया। और ये आपके अंदर वाली संरचना जो है आपके कि भाई अपनी इतनी संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। और बीच में ये क्या संरचना पाई जाती है, पेल्विस पाई जाती है बीज मध्य के अंदर, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं कि भाई इनकी ये संरचना हो गई मुख्य रूप से कि भाई इनके ये पूरी जो संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार के आपके क्या होती है, संरचना पाई जाती है इसके अंदर मुख्य रूप से। और जो भी संरचना थी अपने रिप्रेजेंट कर ली इसके अंदर, कोई बाकी नहीं रखा कोई वर्ड। ठीक, ये आपकी पूरी संरचना कंप्लीट हो गई। आपके टोटल सभी वर्ड आ गए, पूरा आ गए। तो ये किसकी है, मानव के वृक्क की संरचना है। मानव चित्र किसका है, मानव के वृक्क की संरचना, ठीक है। अपन जितने भी वर्ड पढ़े थे, हाइलम आ गया, सब आ गया, मूत्रवाहिनी आ गई, मध्यांश पिरामिड आ गया, ये वल्कुट वाला आपके जैसे अपन कोर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये पोर्शन आ गया कोर्टेक्स वाला, ये वल्कुट आवरण आ गया, कोर्टेक्स आवरण आ गया, आपके मध्यांश पिरामिड मध्यांश आ गया, मतलब बीच वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, हाइलम आ गया, मूत्रवाहिनी आ गई, सभी चीज़ें से निर्माण हो गई। और यहाँ पे जो संरचना बनती है कि पेल्विस का, ठीक है, ये पूरी संरचना होगी। बाकी जो भी है इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे उसके बारे में कि भाई बाकी जो संरचना बच गई उसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।